सभी संघर्ष साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। और ये सम्मेलन काल से आज तक साथियों ने और जो संगठन ने प्रस्तुत किया है और आयोजित किया है उसको उनके लिए धन्यवाद। कल जो बात हो रही थी हमारे देश में विकास को लेकर जो विनाश, कई प्रकल्प को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहते हैं सभी सरकार, तो ये चिंताजनक सभी के लिए। आज जो दुनिया में विश्वकरण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम करते रहे, जूझते भी हैं, लड़ाई में भी है, मगर सरकारों की नीतियों में अभी तक कुछ प्रभाव डाल नहीं पाए। ये हमको स्वीकार करना है। कितने जन आंदोलन के द्वारा हम प्रकल्प को रोक पाए, वो स्थानीय लड़ाई की जीत भी है, उसको लेकर भी हम प्रेरणा भी लेते हैं और दूसरे आंदोलन के लिए प्रेरित करता है। मगर जिस तरह राष्ट्रीय नीति में कोई बदलाव नहीं आता है, जो हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, और इसकी भी जरूरत है, क्योंकि ये जो विकास की नीति ये विनाश के ओर में चलता रहता है। और विशेष करके पूंजीवाद व्यवस्था और कॉर्पोरेटाइजेशन, कंपनीकरण, विकास, अभी कंपनीकरण राजनीति भी हो गई, राजनीति भी कंपनीकरण हो गई। तो उसके चलते चलते ज्यादा से ज्यादा अभी विकास की धारा एक कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था से बन गई। तो हमारे सामने जो भारतीय संविधान भी है, उसको भी हमको सोचना होगा कि हमारे लड़ाई को आगे लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में जो हमको संविधान मिला है, भारतीय संविधान, उसको भी हम कैसे इस्तेमाल क्या कर सकते और उसको लेकर कैसे लड़ाई को और मजबूत कर पाएंगे, उसको भी हम सोचना होगा। 2-3 बात मैं रखना चाहता हूं। राजेश जी ने बताया कि हम उड़ीसा के बारे में कुछ बोलूंगा। ये तो मैं शुरू से बोलूंगा क्या उड़ीसा में क्या हो रहा है। उड़ीसा में जो लड़ाई हुई है उसमें तो कुछ सफलता मिली है और बहुत सी सफलता मिलता नहीं है। मगर हमको आखिर में सोचना होगा कि हमारा स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए। हम राज्यों में सभी आंदोलन को मिलकर एक बड़ा आंदोलन बहुत राज्यों में अभी तक हम बन ना पाए।
एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है अगर कुछ बदलाव लाने के लिए हमारा कोशिश रहे। क्योंकि अभी जो कुछ होता है, अब देखिए हमारे देश में जो फेडरलिज्म था वो खत्म हो गया, अभी सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है। और केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरलिज्म खत्म किया जाता है। और जो कानून भी कुछ हद तक हम पाए हैं, एक तो संविधान को लेकर पाए हैं, दूसरा अब संघर्ष करके जो मिला था, फर्स्ट राइट एक्ट हो, पेशा एक्ट हो, 2013 का जमीन अधिग्रहण का कानून हो, जिसको कुछ हद तक हम गणतांत्रिक किया गया था, तो उसको भी कैसे डाइल्यूट किया जाता है। और आप सब लोग हम जानते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को किस तरह बदलाव किया गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये है, मगर उसको लेकर भी केंद्र सरकार बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया है, फॉरेस्ट राइट को इग्नोर करके। फॉरेस्ट राइट एक्ट जनरल अधिकार आए कानून में जो है उसको कोई भी कानून सुपरसेड नहीं कर पाएगा। फिर भी केंद्र सरकार का 2023 का जो अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, उसको लागू कर फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरा डाइल्यूट करके, उसको अवॉइड करके वो इम्प्लीमेंट किया गया है। उड़ीसा में हो रहा है, हो गया। अदानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू नहीं किया गया। और जल्दी जल्दी किस तरह जंगल जमीन जंगल हस्तांतरण किया जाएगा, तो वो 2023 का जो अमेंडमेंट है उसको लागू किया गया। तो उसी तरह जो केंद्र सरकार एक तरफ से केंद्रीकरण करता है, फेडरलिज्म को खत्म करता है, और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक संसाधन है उसको किस तरह निजीकरण किया जाएगा, वो भी शुरू हो गया। कोयल जो कोल माइंस को लेकर जो नेशनलाइज था उसको भी खत्म कर दिया गया 2019 के बाद। तो अभी अभी केंद्र सरकार सभी संसाधनों को, एक तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एसेट को निजीकरण किया जाता है, हर दिन डाइवर्सन कर दिया जाता है, बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप दिया जाता है। और दूसरी तरफ तो प्राकृतिक संसाधन है, पहले था 2019 के पहले, तो एक तो कैप्टिव माइनिंग ली दिया गया था, एक तो जो जिसकी तरफ जरूरत है जो इंडस्ट्री के लिए 20 साल के लिए ये इतने हर साल कितने उनका प्रोडक्शन होगा उनको लेकर ली दिया जाता, उसको बोला जाता था कैप्टिव माइनिंग। वो कैप्टिव माइनिंग कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। अभी इंडस्ट्री के लिए केवल नहीं है, कोई भी जो सरकार चाहती है जिसको देने के लिए, कोई भी कंपनी, कोई व्यक्तिगत भी हो, उसको भी खनिज खनन के लिए ये ली दिया जाता है या देने के लिए कानून बन गया। तो इसको लेकर यह कानून जब हुआ, आप देखिए हर दिन कोई ना कोई राज्य में सरकार माइनिंग लीज देती रहती है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई उसका में कंट्रोल नहीं है, कोई उसका की लक्ष्य रेखा नहीं है, कितने दिएगा कितने नहीं दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा कहीं दिया जाएगा। जो सरकार अभी जो पार्टी जो राजनीतिक दल सत्ता में है उनको मौका मिलता है तो जितने भी बैंक को खरीद देती है, क्योंकि ये सब कुछ इंडस्ट्री के लिए केवल नहीं है, वो मार्केट को ग्लोबल मार्केट के लिए भी बेच सकते हैं। ऐसा हो रहा है, कोल से लेकर स्टील से लेकर आयरन ओर से लेकर बॉक्साइट लेकर हर कुछ। तो उसको कैसे हम चुनौती देंगे,
किसी तरह उसको रोक किया जाएगा कि हम कितने हद तक 5, 10, 50 साल तक हम किसी तरह हमारे प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए, लोगों के लिए, मिनिमम नीड्स के लिए, अत्यावश्यकता सेवा के लिए। ये तो जरूरत है। हम नहीं बोलते कि नो माइनिंग एट ऑल, हमको बोलते हैं कि माइनिंग के खिलाफ है, हम माइनिंग के खिलाफ है, अनमाइंडफुल माइनिंग, अभिचारित खनन के लिए, एक्सेस खनन के लिए, ओवर कंजप्शन के खिलाफ के लिए हम माइनिंग का इस्तेमाल हम विरोध करते हैं। क्योंकि अगर नहीं तो ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। प्राकृतिक संसाधन 5, 10, 50 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सिलसिला पूरा अभी जारी है। उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, जहां जहां माइनिंग स्टेट है, माइंस मिनरल ज्यादा है, मिनरल ज्यादा है, आप देखिए उसको हम देखना जरूरी है, सोचना जरूरी है। उड़ीसा में पहले इतिहास है 1980 50 दशक में एक बड़ा माइनिंग खिलाफ जो बालको था भारत सरकार की, वो बालको तो प्रॉपर्टी सेक्टर था। और बालको के लिए उड़ीसा का तो गंधमार्दन है, गंधमार्दन पर्वत पहाड़, जहां इतना पानी है, नदियां है, नदी है, शुरू होता है, बायोडाइवर्सिटी है। और पुराण में जो गंधमार्दन उठाकर हनुमान ले गया था लखन के इलाज के लिए, वही जो गंधमार्दन, वो गंधमार्दन में बक्साइट माइनिंग के लिए भारत सरकार डिसीजन लिया था। और बात तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए उस समय 30 करोड़ रुपया, आज के जमाने में 300 करोड़ रुपया होगा, खर्च किया था। पहले शुरू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मगर वहां पश्चिम उड़ीसा, उड़ीसा के पश्चिम उड़ीसा हुआ, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर जिला में लोग जिसकी दो बात थे। एक तो बक्साइट जहां है वह पानी का स्रोत ज्यादा है, और अविरत जो स्रोत है नदियों के पानी, हम जो बोलते हैं कि पेरिनियल स्ट्रीम है, वो वहां पर है जहां बक्साइट है। दुनिया भर में जहां भी ये साइंस है, साइंटिफिक ये मेटल है, कपूरस मेटल है, जहां जिसको भी जो बक्साइट रहेगा वहां पानी को खींच कर रखेगा, और जहां समर में पानी को पूरा स्प्रिंग करके बाहर छोड़ेगा। तो वही है कुदरत का एक बड़ा हमारे लिए दान, ये कंट्रीब्यूशन, ये गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट इज द बॉक्साइट। बॉक्साइट केवल अब हमारे पास जो सरकार बोलती है, जो प्राइवेट कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, तो उनके पास दवा और टेक्नोलॉजी है। लोग भी बोलते हैं क्या मिट्टी जो है अंदर में जो उसको क्या ऐसा रखेंगे, इसको आइडल करके रखेंगे? ऐसा नहीं है। जिसके पास दवा और टेक्नोलॉजी है, सब कुछ उसको इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं है। बॉक्साइट प्राकृतिक संसाधन का मूल है, जिसके लिए हम पानी का स्रोत हमको मिलता है। और जहां पानी का स्रोत है वहां नदी की उत्पत्ति होती है। अगर नदी नहीं है तो कृषि भी नहीं है, खेती नहीं है, जीवन नहीं है। तो हर प्राणी के लिए, पेड़ और पौधा या पशु पक्षी या मनुष्य जो भी हो, उसके लिए तो पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और खाने के लिए मिट्टी की जरूरत है। तो वो तो क्या है, तो हमको जो लोग बोलते हैं क्या टेक्नोलॉजी जिसके पास है, डला जिसके पास है, पूंजी जैसे पास है, उसको हम कुछ विज्ञान से हम जो टेक्नोलॉजी मिला है
उसको इस्तेमाल करके हम सब खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे लग्जरी के लिए, हमारे उपभोग के लिए। मगर हम बोलते हैं, हम मानते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे, मगर एक हद तक हमारे मिनिमम नीड्स, हम मिनिमम नीड्स के लिए, अत्यावश्यकता के लिए, खाना पीना, जो लोग के, सभी लोगों के लिए, क्योंकि प्रकृति सभी के लिए समान दिया है। गांधी जी से पहले से बोला था, जो कुदरत जो दिया है सभी के लिए है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय से यूरोपीय सिविलाइजेशन को लेकर बोले थे, उसको मत फॉलो करो। प्रकृति से साथ रहकर किस तरह विकास किया जाएगा, उसके बाद में वो बोले थे। और मार्क्स भी 1844 उनका जो इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था, जहां मार्क्सिस्ट आज ज्यादा बात नहीं करते हैं एनवायरमेंट को लेकर, प्रकृति को लेकर, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, परिवेश को, पर्यावरण को लेकर बात नहीं करते हैं ज्यादा। उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरू होता था, उस समय मार्क्स भी लिखे हैं, अगर मनुष्य को मरना नहीं है तो प्रकृति के साथ डायलॉग करना जरूरी है। If man is not to die, he has to have dialogue with nature. तो आज मार्क्स हो, गांधी हो, बाहर जो लड़ते लोग हैं, जो आदिवासी है जंगल में, बिरसा मुंडा से लेकर जब जो लड़े हैं प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए, लूट से मुक्त करने के लिए, जो ब्रिटिश शासन था, हमारी जो लूट होती थी उसे रोकने के लिए जो संघर्ष हुआ था, वही भी परिवेश को सुरक्षा, धरती को रखने के लिए परिवेश। तो आज हम जब देखते हैं, हम बताता हूं कि जो 80 दशक में गणमाता के खिलाफ लड़ाई हुई, इसीलिए कि हम उस संसाधन को बचाएंगे मानवता के लिए। और वहां के लोग, आम आदमी की लड़ाई जारी रही 5 साल तक, और राज्य और केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा कि हम वहां माइनिंग नहीं करेंगे, बालकों को हटना पड़ा। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो सक्सेसफुल एंटी माइनिंग के खिलाफ संघर्ष हुआ है, मुझे लगता है गंधमार्दन बचाओ आंदोलन एक पहला एक सफल आंदोलन देश में हम उसको मानते हैं। उसके बाद उसके पहले भी उड़ीसा में मिसाइल सेंटर, युद्ध घटी 80 दशक में, वहां पर हजार जमीन, धान के खेत, उसको पूरा उसको डिस्प्लेसमेंट होना था। उस समय लोगों को विस्थापित करना था। वो है उड़ीसा के बालेश्वर जिला में, समुद्र के तट पर, वहां पर भी जमीन को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, आजीविका को बचाने के लिए 7-8 साल भी लड़ाई हुई। उस समय भारत सरकार के खिलाफ भी उस समय जो अपोजिशन लीडर थे, आडवाणी से लेकर बिजू पट्टा तक, वो लोगों के साथ दिया। लड़ाई की सफलता भी मिली। वह युद्ध घाटी जो मिसाइल सेंटर, उसको बंद करना पड़ा, उसको प्रोजेक्ट को विथड्रॉ करना पड़ा। उसके साथ साथ उसके बाद हम देखते हैं 90s के बाद, ज्यादा से ज्यादा 2000 के बाद, केवल उड़ीसा में हमारे देश में तो 80 दशक तक, 90s तक, जहां पीपुल्स मूवमेंट हो रहा था, जहां जन आंदोलन जो भी कारण के रहते, ऑपोजिशन
विरोधी दल चाहे या न चाहे लोगों के पास आ जाते थे, उनका वोट बैंक था। और उसका कारण भी था, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ये पब्लिक सेक्टर है, सरकार का योजना सरकार। मगर ये 2000 के बाद आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के बाद जहां जहां ज्यादा से ज्यादा जन आंदोलन देश भर में, उड़ीसा में और ऐसा हर जगह शुरू हो गया, क्योंकि भारत सरकार की नीति बदल गई। कोई भी संविधान के खिलाफ, हमारा इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी था, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारे पास था। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम जो बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट भी था, मगर उसको पूरा एक बाद जब प्राइवेटाइजेशन का दौरा चला, तो जब पब्लिक सेक्टर के बदले प्राइवेट सेक्टर आ गया, हर कुछ को माइनिंग में, इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टर आया, लोकतंत्र विस्थापन के खिलाफ तो लड़ाई जरूरी है। जमीन जब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जनता, तो उसके बाद संघर्ष की जारी है। पर हमने देखना पड़ा, हर जगह भी ऐसा है। एनएपीएम के नाते, नेशनल पीपुल्स मूवमेंट के जो हम अलग राज्यों में जाते रहते हैं और संघर्ष के साथ जुड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी ऑपोजिशन पार्टी वो जन आंदोलन की साथ आने के लिए तैयार है। क्यों? उसको भी हमको मानना पड़ेगा कि आज की राजनीति, जो करंट पॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट्स, तो कंपनी की चंगुल में अभी राजनीति पूरा फंस गई। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट के खिलाफ, कोई भी कंपनी के खिलाफ, उसकी जब जमीन को बचाने के लिए जो लड़ाई होती है, जंगल को बचाने के लिए जो लड़ाई हो रही है, पानी को बचाने के लिए लड़ाई रहे, ये लड़ाई कंपनी के खिलाफ है। तो सरकार और सत्ताधारी दल तो कंपनी के साथ रहती है, और विरोधी दल भी, जो पार्टियां प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण को, निजीकरण को अपनाए हैं, ये तो बिल्कुल लोगों के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी सच भी है, ये हमारे लिए खेद की बात भी है। हमारे देश में बहुत वामपंथी पार्टियां भी सीधा डायरेक्टली, जहां पीपुल्स मूवमेंट माइनिंग के खिलाफ हो रहा है, इंडस्ट्री के खिलाफ हो रहा है, जमीन को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, आजीविका को बचाने के लिए, वो भी बहुत वामपंथी पार्टियां सीधा लोगों को आंदोलन के साथ जुड़ते नहीं है। लोगों को आंदोलन के साथ जुड़ते नहीं है, उसको भी हमको सवाल करना पड़ेगा। जो पूंजीवाद के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलते रहते हैं, तो हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र, जहां भी हो, ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। क्या आज का पूंजीवाद की व्यवस्था में कॉर्पोरेटाइज जो लिया जाता है, तो लोगों की आवश्यकता को लेकर, लोगों को नीड्स को लेकर, आम आदमी को मिनिमम सर्विस को देकर ये प्रोजेक्ट, ये विकास, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये डेवलपमेंट
ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट को लेकर हो रहा है। जो अमीर आदमी है, लोग जिसको भी धनिक श्रेणी है, उनको उपभोक्ता के लिए, उनको कंज्यूमरशिप के लिए, उनको ओवर कंजम्पशन के लिए, उनका लग्जरी के लिए, उनके बड़ा कार के लिए, बड़ा एयरपोर्ट के लिए, 6 लेन 8 लेन का रास्ता के लिए ये होता है। ये डेवलपमेंट, ये आदिवासी के लिए नहीं है। तो इसीलिए ये लड़ाई, हमारी लड़ाई ये पूंजीवाद के खिलाफ है, ये कॉर्पोरेट के खिलाफ है, ये एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ है, और हमारे लिए और भविष्य पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ये संरक्षण करने के लिए जो जिम्मेदार हमारा है। और हमारे संविधान में लिखा गया है सब कुछ खत्म नहीं करें, ये भी हमको मानना पड़ेगा। उसको लेकर हमको सवाल करना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को, विशेष करके लेफ्ट पार्टियों को भी, क्यों आप चुप रहे हैं, क्यों आप सीधा आ नहीं रहे हैं? ये भी हमारा जिम्मेदारी है, मुझे लगता है। क्योंकि अगर हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा जो आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, आजीविका को बचाने के लिए जो लड़ाई है, अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनता, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनता, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं बनता, पॉलिटिकल पार्टियों में जागरण नहीं हो सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा, पुलिस में कोई चेंज नहीं होगा। ये जरूरत है कि हमको किसी तरह पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, और या हमको एक पीपुल्स पावर, लोक शक्ति, एक पॉलिटिकल पावर के नाते उभरना होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, एक पॉलिटिकल फोर्स होना जरूरी है, पीपुल्स फोर्स, लोक शक्ति का फोर्स। अल्टरनेटिव के बारे में हमको भी सोचना होगा। हम उड़ीसा में हम देखते हैं, एक तो लड़ाई हुई काशीपुर में 2000 में 3 लोगों की मौत हो गई, पुलिस फायर में सजा हुई। फिर भी वहां पर बॉक्साइट माइनिंग के लिए कंपनी आ गई और एल्यूमिनियम प्लांट हो गई। अभी वहां चलता है, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया माइनिंग और फैक्ट्री, वहां पर सब पानी खत्म हो गया, नदी बर्बाद हो गई। वहां का जो इंद्रावती डैम है वो सिल्टेड हो गया। अभी लोग वहां लड़ते रहते हैं, हमको विस्थापित कर लिए, क्या यहाँ पर जो प्रदूषण हो रहा है हम नहीं रह पाते। जो लोग जमीन छोड़ दिया था, वॉलंटियर में कंपनी आएगी तो उनको कुछ मिलेगा, वो लोग अभी रियलाइज करते हैं, पश्चात है क्या हम जो पाप किया हमको भी फल मिलता है। तो उस इलाका में वहीं पर फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में फिर अदानी, फिर वेदांत, उनको भी माइंस दे गया बॉक्साइट माइनिंग, वहां लड़ाई जारी है। 2023 में इतना लड़ाई जारी है, अभी अभी हर दिन कोई ना कोई जेल में रहते हैं। और कल परसों हमारा 3 हाईकोर्ट से बेल मिला 7 महीने के बाद, फिर 21 लोगों को बंद कर दिया जेल में। उसमें 16 औरत है, उसमें एक नाबालिग भी है, 9th 10th क्लास पढ़ने वाली एक बेटी भी है, एक गर्भवती महिला भी है। तो उसी तरह वहां पर जहां लड़े हो रहा है, एक तो हमको सफलता मिली नियोमिग्री को लेकर, वहां लड़ाई जारी हुआ था 2003 से। डमरिया और झरनिया आदिवासियों, पहाड़ से नीचे पहाड़ से ऊपर तो डमरिया रहते हैं आदिवासी, तो एक जबरदस्त लड़ाई हुई और हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट की राय आई, ऐतिहासिक राय। उस समय 2006 का जो कानून बना, फर्स्ट राइट एक्ट, और पेशा को लेकर और 5th शेड्यूल, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि ग्राम सभा इज द फाइनल अथॉरिटी, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि ग्राम सभा सबसे
फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कहाँ माइन होगा कि नहीं होगा। और वहां सरकार 112 गांव से 12 गांव चुना, इसी गांव को भी चुना जहां केवल 4 लोगों का वोटर है, क्यों उनको लगा कि 12 गांव को भी उसमें ज्यादा गांव को कंपनी के पैसा में कंपनी उनको खरीद पाएगा। मगर रिजल्ट हुआ 2013 में डिसीजन 12 गांव से 12 गांव 4 लोगों के गांव 4 वोटर्स का गांव भी उन्होंने बोला कि नियमगिरी हमारी मां है, उसको हम बेच नहीं सकते। वही था एक ग्राम सभा का जो पावर जो सत्ता जो बोलते हैं, ग्राम सभा विधानसभा और संसद से ऊपर है ग्राम सभा। और वही जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो राज सारा देश में लागू होना जरूरी है। उस समय तो ज्यादा से ज्यादा हमको बोलना पड़ा, लोग भी अच्छा कि हम हर जगह ग्राम सभा को मान्यता देना जरूरी है। मगर आज कोई भी सरकार, ना उड़ीसा सरकार ना देश में कोई भी सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी आज वही सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आज का जो सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं वो हमारे खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, जनता के अधिकार के लिए खिलाफ है। और कॉर्पोरेट को सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षा देना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हर समय आज सुप्रीम कोर्ट काम करता है। 1 2 4 गिनती में जो ईमानदार जजेस हैं उनको लोगों के अधिकार को लेकर या कॉर्पोरेट के खिलाफ जो मामला है उनको नहीं दिया जाता है विचार करने के लिए। तो आज हम जब देखते हैं, अभी भी उड़ीसा में हम देखते हैं कि अभी तो सरकार आई, ये बीजेपी सरकार आई 2 साल हो गया। जो पूर्व सरकार थी, एक रीजनल पार्टी की सरकार, विजू जनता दल की सरकार, वो तो बीजेपी के साथ हर समय था। सरकार भी 20 साल में हर कुछ कंपनी के लिए उनका उत्सर्गित था। अभी जो सरकार आई बीजेपी सरकार, और आगे बढ़कर जल्दी से जल्दी जितना हो सकता अदानी अमृत को उसको भी ज्यादा ज्यादा अभी हर दिन सौगात दिया जाता है खनिज इन्वेस्टमेंट के नाते। वहां पर अभी हम देखें आज अभी जो बजट सेशन चल रहा है उसके पहला दिन इस तरह हर राज्य में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आता है, वो उड़ीसा में सर्वे रिपोर्ट आ गया। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये सरकार की रिपोर्ट है। वहां पर इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा गया कि उड़ीसा के में जो मौजूद है जो आयरन ओर, लोहा पत्थर, तो उड़ीसा में तो ज्यादा है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये विशेष करके झारखंड में, तो उड़ीसा का जो जितना है अभी जितना इस्तेमाल हुआ है उसको देखकर वो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि अभी 5 दशक में 50 साल में वो खत्म हो जाएगा और बॉक्साइट खत्म हो जाएगा 1 साल 100 साल। मगर उस इकोनॉमिक सर्वे को लेकर हमारी जो गणित हम जो दिखे हैं, हम जो अभी जो सरकार की जो नीति, सरकार की जो एक्शन हर दिन जो माइनिंग लीज के लिए एक्शन हो रहा है, तो हम कैलकुलेट करके बताया, हमारे जो लोक अधिकार यात्रा चलता रहता है चलती है, उसमें हम लोगों को बताया, इंटेलेक्चुअल को बताया, पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम बताते हैं कि भाई देखो ये सरकार का रिपोर्ट 50 साल के लिए बोलते हैं, ये तो बड़ी संगीन विषय है, पर उसके आगे बढ़कर और संगीन है और सीरियस मैटर है। क्या ना अभी जितने भी आप दे रहे हैं, जितने खनिज दिया गया है, कहां तो मुद्दा नहीं, कहां तो सीमित नहीं, कहां तो कोई पुलिस भी नहीं, कहां तो रूल्स नहीं, क्या हम ऐसा देंगे ऐसा नहीं देंगे। तो अगर एक सरकार अभी और 3 साल है, ये 3 साल में और दे जाएगा,
और एक साल सरकार काल आएगी, वो 5 साल में जो दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हर कुछ हर एक बाद एक, तो आयरन और बॉक्साइट हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार का कैलकुलेशन जो 50 साल में खत्म हो जाएगा, हम बताते हैं ये 25 साल में आयरन खत्म हो जाएगा और बॉक्साइट 40 साल में 30 साल में खत्म हो जाएगा। तो उड़ीसा में 5 जिला में, पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा, 5 जिला में भारत का, हमारे देश का 60% बॉक्साइट वही 5 जिला में है। हम उसको उड़ीसा का अरावली बोलते हैं, वो बताते हैं। हम आज हमें जो यात्रा निकलती है निकली हम उसको बताया भाई जो अरावली है राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, वो तो 37 जिला है। और जहां पानी नहीं आया वहां पर राजस्थान हम गए थे, उनकी यात्रा चलती रहती थी। अभी उसमें मैं 3 दिन के लिए गया था। हमने देखा कि अगर राजस्थान को कोई पानी देता है तो वो अरावली देती है। तो इसीलिए हमने उसका देखा कि हमारे उड़ीसा में देश का जो 60% बॉक्साइट है अरावली देती है। तो इसीलिए हमने उसका देखा कि हमारे उड़ीसा में देश का जो 60% बॉक्साइट है वो 400 किलोमीटर में है, वो 5 जिला में है। जहां अभी जितने हद तक अभी माइनिंग हो रहा है और अभी एक बार सौंप दिया जाता है माइनिंग, 10 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा लीज, और लीज जब ऑपरेट होगा तो 30 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उड़ीसा 3 साल के बाद एक मरुभूमि बन जाएगी, पश्चिम उड़ीसा दक्षिण उड़ीसा। तो ये बात हर जगह हमको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम जो काम करते हैं, हम जो संघर्ष करते हैं, कि लोग संगठन करते हैं, मुझे लगता है कि हमको ये माइंस को लेकर, मिनरल्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, जमीन को लेकर, इंडस्ट्री के लिए किसको 50 एकड़ जरूरत है तो 5 एकड़ लेते हैं, जिसको 5 एकड़ लेते हैं तो 2000 एकड़ जमीन अभी एक्वायर किया जाता है। और 2013 में जो कानून बना, उस कानून में लिखा गया कि 5 साल के अंदर में अगर कोई जमीन की इस्तेमाल नहीं हुई तो उसको वापस देना, वो भी नहीं होता है, वो लैंड बैंक चल जाता है। और लैंड बैंक किसके लिए? फिर कॉर्पोरेट के लिए, जो जमीन के जो मालिक है, जो किसान है, उसको नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है हमको किसी तरह हमको एक कैलकुलेशन बनाना है, हमको एक डाटा के लेकर हमको डिबेट करना जरूरी है लोगों के सामने और पॉलिटिकल पार्टियों के सामने हमको चुनौती देना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा विकास के नाम पर? बोलो, सच बोलो। अगर चाहते भी हैं क्या अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, पुलिस को लगाकर, दमन के लेकर, लोगों के अधिकार को छीन लेकर, लोगों का मानवीय अधिकार पर आक्रमण करके क्या आप विकास करेंगे? यह भी सवाल है। क्योंकि जहां जहां माइनिंग होता है, लैंड एक्विजिशन होता है, जहां लोगों का डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, गणतंत्र आंदोलन है, अहिंसक आंदोलन है, संविधान के अधिकार को लेकर जो आंदोलन है, उसके ऊपर इतना रिप्रेशन होता है। अभी 2 एग्जाम्पल हम देख रहा हूं। मेरी बात को पूरा खत्म करूंगा आप 5 मिनट में। तो क्या हो रहा है? एक तो आप देखिए, किसी तरह हम जो कॉर्पोरेट टेररिज्म, कंपनी आतंकवाद, सरकार पुलिस की सहायता में अभी शुरू हो गया उड़ीसा। दमन होता था, अभी भी है, मगर दिसंबर 13 में रात में आधी रात में जब लोग सोए हुए वहां 8 साल से लेकर डालमिया के खिलाफ वहां पर जो लाइमस्टोन है वो खेती के नीचे है, खेती की जमीन के नीचे है। 70 साल 70 इयर्स वो खनन किया, प्रदूषण किया, जमीन खत्म किया, और जमीन को भी लेवल नहीं किया गया है, कुछ भी पड़ा है, बंजर जमीन बनाकर छोड़ दिया है।
तो अभी फिर 50 साल के लिए और 2000 एकड़ जमीन लेना चाहता है। लोग कहते हैं हम अभी नहीं छोड़ेंगे। और सभी लोग आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड एरिया है, फॉरेस्ट एक्ट, पेशा, फेडरल शेड्यूल, सब कुछ लागू है, मगर अभी सरकार मानने तैयार नहीं। लोग कंसेंट नहीं दिया है तो क्या क्या आधे रात में 30 जेसीबी बुलडोजर लेकर, रात में पुलिस लेकर लोग सोए हुए उनको जमीन को उखाड़ दिए। तो उस दिन से अभी लोग, वहां की जनता, वहां के आदिवासियों, बहनें, भाई, सब लोग वहां पर पड़े रहे हैं। ये जमीन हमारी है, ये जमीन को रिस्टोर करो। जो अब खत्म किया है 40 एकड़, वो खत्म किया गया, उसको रिस्टोर करो। ये मांग को लेकर वहां पर लड़ाई चल रहा है। लोग वहां पड़े रहे हैं और लोग छोड़ते नहीं है। एक बार फिर माइन के लिए आया था पुलिस लेकर, लोग उसको परास्त किए। उन पर एक रेड फ्लैग वो रखकर बोले कि हमारी जमीन है, आएगा तो हम मानने के तैयार हैं। उसी तरह लड़ाई चल रही है, इसको हम बोलते हैं जब रात में लोग सोए हुए, पुलिस और कंपनी बुलडोजर लेकर चलता है। ये क्या है? या कॉर्पोरेट टेररिज्म, कंपनी आतंकराज, सरकारी प्रशासन के साथ उसको कैसे हम लड़ेंगे? और हर जगह होगा। और दूसरी बार और एक रायगढ़ जिला में जो वेदांत को दिया गया है, जहां अदानी को दिया गया है बक्साइट खनन, वहां लोग लड़ते रहते हैं। तो मैंने बोला इसी तरह डिप्रेशन होता है। लोग अगर हॉस्पिटल जाते थे हैं, उनको भी, औरत लोगों को, एक सास बहू को लेकर जाती थी हॉस्पिटल को प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए। बहू हॉस्पिटल से अंदर से घुसती घुसती पुलिस सास को ले गई, मगर बहू नहीं जानती सास कहाँ है। जब सास जेल में है, उसके बाद नेक्स्ट डे उनका पोता जन्म होता है, उनको मालूम नहीं है। हमने इसको लेकर बोला कि देश में क्या इतना भी जबरदस्त होता है? क्या उनको घर से गिरफ्त नहीं किया जाता? हॉस्पिटल से आने के बाद उनको क्या गिरफ्त नहीं किया जाता? क्यों नहीं है? ना, एक टेररिज्म, ये भी एक टेररिज्म है, आतंकवाद। इसे करने से लोग डरेंगे, औरत लोग डरेंगे, बेटियां डरेंगे, ताकि हम कॉर्पोरेट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देकर उनको जमीन, उनको जंगल हम छीन नहीं पाएंगे। तो उसी तरह जब ये कॉर्पोरेट टेररिज्म एंड पुलिस रिप्रेशन एक साथ चलता रहता है तो कोई भी बच नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने देखा कि न, हम एक देश में, राज्य में एक के बाद जब सब कुछ चल जाएगा 10 साल में, हमको निकलना पड़ेगा। तो हम मिलकर, यहाँ पर हमारे साथी, जुझारू साथी और नरेंद्र महांती भी आप आए हैं कल से, हम मिलकर सब लोग, हम लगा कि नहीं, हम एक यात्रा निकालेंगे। और ये यात्रा का मकसद होगा यार, लोगों के बीच में ये बात रखेंगे, 2 बात सीधा, क्या ये जो विकास के नाम पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा? एक सरकार का क्या अधिकार है? या हम तय करेंगे कुछ हद तक हम जाएंगे, कुछ हद तक हम हमारे प्राकृतिक संसाधन को हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे और लोगों के न्याय दिलाने के साथ। अगर किसी हमारे लिए अगर कोई माइनिंग हम इस्तेमाल करेंगे तो माइन या कोई जमीन से विस्थापित होके उसको कैसे न्याय दिलाकर, न्याय के साथ हम माइनिंग और जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक न्यायोचित, एक पॉलिसी एक की जरूरत है और सरकार उसको मानना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी भी उसको सोचना होगा कि काल तो सरकार में थे, आज विरोध में है, आज विरोध में तो काल सत्ता में आएगी। तो उनका भी जिम्मेदार है सोचने के लिए इसको लेकर, और लोगों के बीच में हम इस बात को रखकर। दूसरे, अगर हम आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ खत्म कर देंगे विकास के नाम पर, हम बड़ा समृद्ध उड़ीसा बनाएंगे, वो बोलते हैं ना समृद्ध उड़ीसा बनाएंगे, वो समृद्ध उड़ीसा किसके लिए होगा? जहां बड़ा बड़ा
रोड रहेगा, बड़ा बड़ा पोर्ट रहेगा, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, मगर नदी में नदी नहीं रहेगी, नदी में पानी नहीं रहेगा, रेत तो खत्म होता है, जंगल न रहेगा, जमीन न रहेगी, स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो क्या समर्थ उड़ीसा होगा? उस लेकर हम जाते हैं। क्या आप लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं करेंगे? इतना लोगों मारेंगे तो उड़ीसा किसका होगा? ये यात्रा देकर हम चलते रहते हैं। 19 दिन हम चलाए, फिर हम परसों से 21 से हम फिर शुरू करेंगे। 29 में एक लोक अधिकार समावेश होगा उड़ीसा में। हम एक विकल्प के लिए हम वहां पर बात करेंगे। अब मैं आपके सामने मैं चाहता हूं कि उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जहां भी हो, अभी हॉस्टेल जिस तरह खत्म होता है, जिस तरह जबरदस्त वहां पर पुलिस दमन होता है, आज भी लोग धरना में बैठे हुए हैं, लोग जेल में जाते रहते हैं। और दूसरे ओर माओवाद के नाम पर, माओवाद को खत्म करने के नाम पर जहां लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए, जंगल को बचाने के लिए, वहां पर आम आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक माओवादी को मार सकते हैं, उसके साथ 100 आम आदमी, आदिवासी, उनको मारना पड़ता है। ये देश नहीं है, गणतंत्र नहीं है। हम किसी को विचार को मानते नहीं, इसका माने नहीं है, इसको विचार के साथ हम मानते नहीं या सरकार मानती नहीं, वो उसको खत्म कर देगा। ये संविधान नहीं है, संविधान का व्यवस्था नहीं है। संविधान में हमको दिया गया है, हमें जो विचार है वो सभी विचार को आपको टॉलरेंस करना पड़ेगा। अगर वो विचार को लेकर किसी भी हिंसा हानि हो रहा है तो उसके खिलाफ राष्ट्र एक्शन ले सकता है। अगर विचार को लेकर ये एक्शन नहीं ले पाते तो उसको भी हम मानना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम किसी तरह किसको बचाएंगे, किस तरह आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे। मैं इस विचार को लेकर भी चाहता हूं कि क्यों हम नहीं एक राज्य स्तर में सभी आंदोलन को, हमारे बीच में भी कुछ मतभेद हो रहेगा, उसके साथ एक राज्य स्तर में सभी आंदोलन को, हमारे बीच में भी कुछ मतभेद हो रहेगा, उसके साथ बावजूद भी हम किसी तरह एक मकसद है प्राकृतिक संसाधन बचाना है, अर्थ है बहुजन की आजीविका को बचाना है और भविष्य पीढ़ी के लिए बचाना है, सभ्यता का बचाना है। तो एक राज्य स्तरीय एकजुट होना, राज्य स्तर में हमको एक खसरा प्रस्तुत करना, उसके साथ एक जंग लड़ना। दूसरा, एक राष्ट्रीय स्तर में अभी बड़ा आंदोलन की जरूरत है। एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारे सामने हुआ, वो है संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई। 380 दिन की मेरी लड़ाई जारी रहा हुआ। सरकार को झुकना पड़ा, ये सच है, मगर फिर भी सरकार जो वादा किया था उसका नहीं पूरा किया, MSP नहीं किया, कानून नहीं बनाया। मगर एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारे सामने खड़ा हुआ। कुछ सफलता मिली है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को सरकार के झुकने के लिए, मगर और उससे बड़ा आंदोलन, ये आंदोलन जो प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए जो आंदोलन, कॉर्पोरेट के खिलाफ जो आंदोलन और विनाशकारी विकास के खिलाफ जो आंदोलन, एक विकल्प के लिए हमको एक राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है, जहां किसान और आदिवासी, दलित सब और श्रमिक मजदूर, ये सभी को लेकर, मगर हमारा दायित्व है, हम जो प्रकृति संसाधन के लिए जो हम करते रहते हैं, हमको एक जिम्मेदार है, हम किसी इसको लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, ताकि किसान मोर्चा भी हमारे साथ आने पड़ेगा। मुझे लगता है आज के दिन में तो, क्योंकि ये जो अभी कॉर्पोरेट के खिलाफ मीन्स पूंजीवाद के खिलाफ मीन्स अभी वर्ल्ड मार्केट के खिलाफ, जो वर्ल्ड मार्केट को साम्राज्यवादी शक्ति नियंत्रण करते हैं, ये अमेरिका हो या यूरोप हो, जो भी हो, उसके खिलाफ, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमको एक किसी तरह एक
राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय एजेंडा हम कर पाएंगे, उसके लिए हम कोशिश करना जरूरी है। और ये सम्मेलन भी इसकी ओर में कुछ विचार करना, चिंता करना जरूरत है। दूसरे और मैं क्या चाहता हूँ, क्या हम मिलकर एक कॉन्शस ढूंढते हैं। कॉन्शस क्या है ना, हमारे बीच में एक क्या जरूरत है। अभी तक लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ, सब उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। क्यों न, क्योंकि सरकार, राष्ट्रीय जो पावर सत्ता में है जो लोग, वो चाहते हैं कि अगर उसको नहीं मानेंगे तो हम जमीन हो, जंगल हो, क्या जल हो, हम डाइवर्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए वो मानते कि तैयार, इंप्लीमेंट करने के तैयार नहीं। हम इंप्लीमेंट की दावी तो दावा करते हैं, मांग करते हैं, करना पड़ेगा भी। कैसे ग्राम सभा को हम और मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि हम ग्राम सभा इसी तरह बनाते हैं, करते हैं। अगर कोई कंपनी आती है पर सरकार उसको छीन लेते हैं, लैंड एक्विजिशन करती है, ताकि हम जो अधिकार है 2006 का, उसको हम इस्तेमाल करके कहते हैं कि हम ग्राम सभा मानते हैं। मगर इसी ग्राम सभा ज्यादा नहीं है। जो पेशा में जो ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है पेशा के अंदर में, और वो ग्राम सभा को अगर मजबूत करेंगे, वो ग्राम सभा हम खड़ा कर पाएंगे। एक अनुष्ठान, एक संवैधानिक अनुष्ठान के नाते एक इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हर ग्राम सभा को, और हम हर राज्यों में अगर जो जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, यहाँ पर हमारे साथी गोपीनाथ माझी हैं, CSP का हमारा मुखिया है, और आप लोग सब कुछ लोग हैं। ग्राम सभा की बात का ज्यादा से ज्यादा आप लोग बोलते हैं, मगर हम कितने ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक ग्राम सभा, हर दिन हर रोज उसका काम होगा। केवल कोई जमीन या जंगल को बचाने के लिए नहीं, उसका स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, उसका आजीविका के लिए जितने लोग पलायन करते हैं, गांव से काम नहीं है। और हमारे संसाधन बचाने के साथ साथ हमारा जो संविधानिक अधिकार है बचने के लिए, जिंदगी के लिए, उसको लेकर हर दिन अगर ग्राम सभा काम करेगा, नोटिस देगा, तो सरकार प्रशासन को लगेगा कि ये लोग संविधान को लेकर काम करते हैं। पहले तो मानते नहीं है, मगर उनको मानना भी पड़ेगा। तो एक तो ग्राम सभा को हम पावरफुल क्या जाएगा, क्या मजबूत करेंगे, कर पाएंगे कि दूसरे देश भर में कोई पॉलिस नहीं है जो किसी तरह हम प्राकृतिक संसाधन को यूज करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे। There is no national policy how to use natural resources. हाँ, एक तो है संविधान, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है नो कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और पब्लिक प्रॉपर्टीज एसेट्स on one hand or one group or one company or one व्यक्ति or one association. There must be decentralization और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन को कोई भी ठुड़ी कर नहीं कर पाएगा, किसके हाथ में नहीं दिया जा पाएगा, वो लोगों का, सभी का, और उसका जिम्मेदार 50 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में आदिवासी समाज का ही वो मालिक है, ना सरकार, ना कंपनी, ना कोर्ट, ना हम कोई एक व्यक्तिगत रूप से। तो उसको कैसे लेकर आर्टिकल 39 को लेकर जिसी तरह उसके खिलाफ हर हमला होता है, प्राकृतिक संसाधन को एक में जब खत्म किया जाता है, तो उसको लेकर हम क्या करेंगे? 39 आर्टिकल को लेकर एक बेसिक थिंग, उसको लेकर हम देश में सरकार से, पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करेंगे, हम भी एक मांग करेंगे कि एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है, एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो राष्ट्रीय नीति तय करेगा कि किस हद तक उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, हर जगह जहाँ भी हो, नदियां हो, जंगल हो, जमीन हो, पहाड़ हो, उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे नीड्स के लिए, अगर भविष्य के 1000 साल के लिए उसको कैसे रखा जाएगा, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए क्या क्या हम यूज करेंगे, कितने यूज करेंगे, और कितने जो बड़ी उसको जो हम नहीं छोड़ेंगे, नो गोइंग, नो गो, नो टचेबल, इसको
इसको कैसे हम रखेंगे, ये नीति तय करेगी ताकि जो उन्मूलन से उठता है उसको बच पाएंगे। एक खनिज खत्म कर दिया तो जंगल खत्म हो गया। ये जो अर्थ नीचे धरती के नीचे जो होता है सरकार मानती है वो हमारा रेवेन्यू है ना। आप उस रेवेन्यू के लिए आप जो जंगल को खत्म कर देते हैं वो रेवेन्यू लॉस करते हैं, और जब जंगल खत्म हो जाता है पानी और नदी का स्रोत खत्म हो जाता है, वो भी एक संपदा है, वो भी एक संसाधन है, वो भी रेवेन्यू होती है, वो खेती करती है, वो खत्म हो जाता है, उसको कालपुरुष नहीं होता है। इसीलिए हम चाहते हैं एक पॉलिसी नेशनल पॉलिसी। अंत में हमारा स्लोगन होगा, हमारा लक्ष्य होगा, मिट्टी को बेचकर देश नहीं चल पाए। मिट्टी को बेचकर, मिट्टी हमारी है, मिट्टी हमारी माँ है, मिट्टी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ खाना हो, खाद्य हो, उसके ऊपर जो जंगल है उसको ऑक्सीजन हो या पानी हो उसको हम खाएंगे। और किसी तरह मिट्टी को बेच के, मिट्टी को खत्म करने के लिए वो दिवालिया हो जाता है। कोई देश, कोई जमीन, कोई परिवार भी, जब परिवार उनका घर जमीन खत्म बेच देता है तो वो आजाद हो जाता है, वो बेघर हो जाता है, वो सर्वहारा हो जाता है। तो देश को हम बचाने के लिए मिट्टी को बचाना होगा। हम इसी तरह ये आंदोलन हम लोग जो साथी आज बैठे हैं उसको विचार करने के लिए मेरा ये निवेदन है। इनके साथ मैं मेरे बात मेरी खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। एक बात हम करना चाहता है, हम उड़ीसा में हम एक पब्लिक हियरिंग किए थे जितने विस्थापित लोग थे 2018 से 2021-22 तक। हमारे साथ ये जो जुड़ी थे प्रोफेसर मनोज महांती जय दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकर बहुत लोग थे देश में। वो जो बना है पूरा मकसद है विस्थापित लोग को न्याय नहीं मिला है। कहाँ भी, उड़ीसा में हर जगह। और जो काका कमेटी 2014 में भारत सरकार को हुई है उसमें भी लिखा गया प्राय 60 मिलियन 6 करोड़ लोगों अभी तक विस्थापित है, और अभी तो और 10 साल 5 साल हो गया। तो वो कोई कहाँ से कहाँ भी उसका ठिकाना नहीं, उसका एड्रेस नहीं है, ना राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार के पास, कोई भी केंद्र सरकार के पास। तो हम उड़ीसा में कोशिश किया एक जनसुनाई करके विस्थापित इलाका में, तो एक रिपोर्ट बना है। और रिपोर्ट को लेकर हमारा जो ये हमारा आकार पब्लिकेशन एक किताब कर दिया, बना दिया, किताब बनी है। और उसमें हम डिमांड किया है कि विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर में जैसे वुमेन कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी ज्यादा है, उसका अथॉरिटी कोई पावर नहीं है, उसको पावर देकर एक कमीशन बनाए ताकि विस्थापित को जस्टिस दिया पाएगा, न्याय दिया पाएगा। ये कमीशन और राज्य स्तर पर भी होना जरूरी है। ये मांग को लेकर भी कल भी एक साथियां बोलते थे वहां पर, मुझे लगता है कि इस मांग को लेकर हमको भी राष्ट्रीय स्तर में, राज्य स्तर में उसका आवाज उठाना जरूरी है। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। एक राजनीतिक विवाद मानते हैं। एक बार 2 बार हम पीपुल्स हम रायपुर में बैठे थे और उड़ीसा में भी बैठे थे, मगर ये जो नदी का पानी के कितना डैम कर दिया ये तो एक सवाल है। हमारा सवाल, हमारा प्रश्न ये है हमारे लोगों के जीवन में, भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 सरकार भी कंपटीशन में है, किसी को पानी, किसी को कंपनी को कितने पानी दे पाए। अगर उड़ीसा में हम चाहते हैं कि महानदी को बचाने के लिए, और महानदी पानी सभी लोगों के लिए, पहले पीने का, दूसरा खेती, उसके बाद कोई इंडस्ट्री वगैरह, तो उसको लेकर अगर हम लड़ेंगे तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ की जो जनता वो भी जो खिलाफ है, कोल माइंस के लिए जो पानी दिया जाता है वहां पावर प्लांट के लिए, उनके भी खिलाफ है, वो मिलकर लड़ेंगे। तो ये हमारी ये क्लियर लाइन है। क्योंकि उड़ीसा में आप देखेंगे, उड़ीसा में भी जो हीराकुद डैम है, अभी हीराकुद डैम अभी जहर हो गया, क्योंकि जो नदियां मिलती है लोहावा नदी में,
ये वो था भेड़न नदी, उसके ऊपर इतना एस्पर्ट है, जो कंपनियां इतना बड़ा सब नदी में खेलते हैं, तो वो पानी, एक नदी तो अभी क्या सेटल होता है और वो पानी जाम होता है, तो पानी के इस्तेमाल जिस तरह होना जरूरी है वो नहीं होता है, और ये कंपटीशन है दोनों। तो इसीलिए एक जरूरत है कि हम जो बैरेज हो या डैम हो वो किसके लिए, वो सवाल करें। और महानदी का जो नेचुरल फ्लो वाटर, प्राकृतिक धारा जो है, इसको बचाना हमारा मकसद होना जरूरी है। तो दोनों राज्य के समूह में हम कर पाएंगे अगर आप लोग, वहाँ के लोग कुछ ले दिए थे इनिशिएटिव भी हमारे साथियों छत्तीसगढ़ में, हम लोग हैं इसके लिए तैयार है। इसीलिए हम जो पॉलिटिकल कैंपेन होता है उसमें हम नहीं है, और कोई किसी को पानी कितना देना ना, तो ये ठीक है किसको बना, मगर पानी पहले लोगों का अधिकार। और जिसी तरह नदी के किनारे पर जो पावर प्लांट है और कोल माइन्स है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसको रोका जाए ताकि नदी साफ रहेगी और नदी का पानी साफ रहेगा, और नदी का पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। तय कर जाएगा कितना हद तक हम इंडस्ट्री को देंगे, वो भी तय करना जरूरी है। उसको लेकर हम एक दोनों तरफ से, जनता की तरफ से हम एक कैंपेन कर पाएंगे। हर दिन वह घटता है, एक तो जो नियमित के तो खनिज नहीं दिया गया, वो तो बैन हो गया, मगर उसके पास अलमिना प्लांट बना दिया था वेदांत, उसका जो एस्पर्ट है ना, वो 2-3 साल के अंदर में बारिश जब होता है कि जुलाई अगस्त में, उसको तोड़ देता है, बोलता है एक्सीडेंट हो गया, तो पानी पूरा नदी में ये जल होता है। उसको निकालने के लिए जो जिसी तरह पॉन्ड, जिसी तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये स्पॉन्ड को मैनेज करना जरूरी है, वो नहीं किया जाता है। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना राज्य का, वो तो पूरा खिलौना है कंपनियों का, वो सरकार जो रहेगा उनकी बात रखेगी। दूसरी बात, जहां झारसुगुड़ा है, और झारसुगुड़ा में वहां पर पावर प्लांट है, कैप्टिव पावर प्लांट है वेदांत का और दूसरे लोगों का, तो वहां पर जो माइनिंग होता है, ये रेड मड, आप देखिए जहां जो स्पेक्ट्रल प्लांट होता है रेड मड से एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, वहां ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त नदी किनारे घर में इतना जहर एयर है, ये पॉइजनस एयर है, लोकल फुसफुस है, कोई मानता नहीं है। हम अभी गए थे, हमें भी अभी यात्रा में वहां गई थी, और हम सवाल किए थे, 2 साल 3 साल 4 साल सब सवाल करते हैं, तो कोई मानता नहीं, क्योंकि कंपनियां, इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई जो रूल ऑफ लॉ को भी मानते नहीं, और सरकार जो रहती है उसको भी, उसको लागू करने के लिए वो भी दफ्तर नहीं होते हैं, क्योंकि उससे पैसा देते हैं यूजर से, तो उनको माफ कर देते हैं। अभी उड़ीसा में जो वाटर पोल्यूशन एक्ट था, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट था, उसमें क्रिमिनलाइजेशन का था, जो कंपनी जो नहीं मानेगा, जो वायलेशन करेगा, दैट इज द क्रिमिनल एक्ट, उसको क्रिमिनल हटा दिया, केवल फाइन। क्यों हुआ ना, जहां जहां बीजेपी सरकार है उसको किया गया केंद्र का निर्देश में, वो कंपनी को कैसे रिलीफ दिया जाएगा, उसको कैसे सब छूट दिया जाएगा, वही भी काम होता है। तो रेड मड जो आप देखिए, तो बॉक्साइट से जो रेड मड निकलता है, बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम होता है उससे रेड मड निकलता है, वो रेड मड वर्ल्ड बैंक का जो वार्निंग है, वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है, वो 1000 साल तक एयर में और मिट्टी में ये रहता है, ये जो कंटामिनेशन। तो जहां जहां अभी काशीपुर में और नागपुर जरिए कोरापुट में रेड मड जहां होता है ना, पानी सूखी जाता है, पानी को भी विषाक्त किया जाता है, और जो स्किन डिजीज ज्यादा होता है, तो ये भुगते हैं लोग जहां भी होता है। तो आप यहाँ से होता है, वहीं भी होता है, और उसको प्रिवेंशन के लिए जो टेक्नोलॉजी जरूरत है, प्रिवेंशन के लिए जो कंपनियों के लिए जो जिम्मेदार है,
वो कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ लेंगे, वेस्टेज को कहाँ रखेंगे, वो नहीं करते हैं कि उनको प्रॉफिट के लिए। तो वो सरकार जो भी पावर होता है उनके साथ रहता है, तो वही ज्यादा से ज्यादा ये पोल्यूशन और ज्यादा फैलता है।